Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my first video of stopping chapter number 6 of BST. So ये BST सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है जिसमें बहुत सारा वेरियस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप समझ के रखें कि ये हमारा जो चैप्टर है स्टॉपिंग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So let's understand the stopping, the meaning. First, we have to understand that the stopping means stop and stop also means employee और employee का मतलब होता है HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जिसको हम लोग स्टाफ बोलते हैं वो मेरा एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय को है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, हम लोग जो भी इंसान जो है जो मेन पावर है वो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। और स्टाफिंग का जो मीनिंग हो गया वो ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना हो गया। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। समझिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक जॉब है मैनेजर का एक जॉब है। अब ये हमारा राइट जॉब कहलाएगा, जॉब है हमारा मैनेजर का। उसके लिए हम लोग राइट पर्सन खोजेंगे कि आखिर इसका राइट पर्सन कौन है, कौन ऐसा इंसान है जो मैनेजर के वर्क को संभाल सकता है। और वो पर्सन का हम लोग राइट क्वालिफिकेशन देखेंगे कि हमारा जो पर्सन है वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखता है या नहीं है। फिर हम उसे काम पे लगाते हैं, जॉब पे लगाते हैं, और वो राइट टाइम पे राइट जॉब को करता है। तो जब हम राइट जॉब पे राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के अनुसार राइट टाइम पे जॉब देते हैं तो वो स्टाफिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। इसी को अगर स्टाफिंग को और डिफाइन करें तो यहाँ लिखा है मैनेजर फंक्शन ऑफ फीलिंग। एक मैनेजर फंक्शन है, एक प्रबंधक का काम है फीलिंग करना, मतलब वेकेंट जॉब को फुलफिल करना। कीपिंग फुल फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जगह है उसको फिल्ड करके रखना, जॉब पोजीशन में बने रहना, उसको हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम के लिए जो जॉब है, राम उस जॉब में एकदम काम कर रहा है, अपने जगह को वो फिल करके रखा है, मतलब बैठा हुआ है वहाँ अपना काम कर रहा है। मतलब जब कोई लोग अपना काम करता है तो उसको बोलते हैं वो फीलिंग करके रखा है, मतलब कीपिंग फिल्ड पोजीशन, मतलब पोजीशन को, जॉब को, प्लेसमेंट को बनाए रखना, दैट इज फिलिंग द पोजीशन, दैट इज आल्सो स्टाफिंग। ओके, नाउ वी हैव द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कितना प्रकार का होता है। जैसे पहला जो स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको बता दें, एस्टिमेटिंग जो मेन पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पे हमने दिखाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा स्टाफिंग का सबसे पहला प्रोसेस है, क्योंकि स्टाफिंग का प्रोसेस होता है किस प्रकार से आप स्टाफ को लगाएंगे, किस प्रकार से आप सिलेक्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बनाने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा जब आपको इसके बारे में पता रहेगा। तो एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट मतलब लोगों का कितना जरूरत है आपको, मतलब एस्टिमेट करना मतलब कैलकुलेट करना। मेन पावर रिक्वायरमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट, मतलब स्टाफ का कितना जरूरत है आपको। तो सबसे पहले आप वर्क लोड एनालिसिस करेंगे। वर्क लोड एनालिसिस मतलब हुआ रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको कंपनी में कितने लोग का जरूरत है। मान लीजिए आपके कंपनी में जरूरत है 30 लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप ये एनालिसिस करेंगे, वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे कि ऑलरेडी कितने लोग वर्क में हैं। जैसे मान लीजिए आपने वर्क तय कर लिया कि 20 लोग वर्क में हैं, तो वर्क लोड का मतलब होता है कितना लोग का रिक्वायरमेंट है, कंपनी में कितना लोग का जरूरत है। और वर्क फोर्स मतलब कितना लोग अवेलेबल है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में 10 लोग का कमी है। तो हमें तभी पता चलता है कि कितना लोगों को जरूरत है कंपनी में। उसके लिए हमें वर्क लोड और वर्क फोर्स का बहुत जरूरत है। वर्क लोड और वर्क फोर्स होना जरूरी है। वर्क लोड मतलब 30 लोगों को जरूरत है और 20 लोग काम कर रहा है, तो 10 लोगों को कमी है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग रिक्वायरमेंट निकालेंगे, हम लोग रिक्रूटमेंट निकालेंगे किसका, नौकरियों का, जॉब का, ताकि लोग आके 10 जो खाली वेकेंट पोजीशन है उसको फुलफिल कर सकें, फुल कर सकें। करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेनिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर
वर्क लोड जो है वो 30 है और वर्क फोर्स जो है वो 35 हो जाए, तब यहाँ 5 आदमी ज़्यादा हो जाता है। जब 5 आदमी ज़्यादा हो जाए तो हम उस 5 आदमी को हटा देंगे, ठीक है। जब 35 हो जाएगा तो मतलब कि 5 आदमी ज़्यादा हो गया, तो हमें वर्क लोड और वर्क फोर्स से ही पता चलता है कि कितने लोगों को काम में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और समझते हैं। तो ये पहला हमारा प्रोसेस था, एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब लोगों का रिक्वायरमेंट को जानना। दूसरा है रिक्रूटमेंट, मतलब कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ 10 लोगों का कमी है, तब आप क्या करेंगे, उसका रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब कि आप उसको बहाली निकालेंगे, नौकरी निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, है ना। और उस वैकेंसी निकालने के बाद, बहाली निकालने के बाद आप सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो आपका पहला काम होगा आपको पता करना कि आपको कितना लोगों को जरूरत है, फिर आप रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब नौकरी निकालेंगे, आप बहाली करेंगे, भर्ती करेंगे, फिर आप सिलेक्शन करेंगे उनका, फिर हम लोग उसको प्लेसमेंट देंगे, मतलब जॉब देंगे। और ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, 4th नंबर में ओरिएंटेशन का जो मतलब होता है यहाँ पे, मतलब इंट्रोडक्शन करना, मतलब जिसको हमने काम दिया है, मान लीजिए अगर मैंने राम को काम दिया है, राम को नया जॉब में रखा है, तो राम को ऑर्गेनाइजेशन से मिलाना, मतलब कि कंपनी के हर लोगों से मिलाना, इंट्रोड्यूस करना, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके, समझ सके। तो ये एक तरह का प्लेसमेंट के साथ ओरिएंटेशन होना जरूरी है। ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, प्लेसमेंट होने के बाद, ओरिएंटेशन होने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि उस इंसान का ट्रेनिंग होता है, उसे सिखाया जाता है काम को। और डेवलपमेंट मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, मतलब उसकी पूरी तरह से विकास होना। फिर हम लोग उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं, मतलब इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब हम उसे जब ट्रेनिंग दे देते हैं तो हम उसको कुछ काम देते हैं और देखते हैं कि वो कर पा रहा है या नहीं, मतलब कि अच्छे से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। तो हम इसको चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते जब अच्छे से काम कर लेता है, अच्छा काम करता है, तो हम उसका प्रमोशन कर देते हैं और उसका करियर प्लानिंग करते हैं कि उसको किस प्रकार से बढ़ाना है। फिर लास्ट में हम उसका कंपनसेशन के बारे में सोचते हैं, मतलब उसको क्या सैलरी देना है। यहाँ कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी देना, वेजेज देना। जैसे वर्कर होगा तो हम उसको वेजेज देंगे, हाँ एम्प्लॉय को तो हम उसको सैलरी देंगे। तो क्या सैलरी देना चाहिए हम भी वो चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कम दे दे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दें, हम चेक करेंगे कि हमें कितना देना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल 8 प्रोसेस हैं। पहले मेन पावर का रिक्वायरमेंट पता करना कि कितने लोगों को जरूरत है, फिर रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट करना मतलब जॉब देना, फिर ओरिएंटेशन मतलब सबसे मिलाना, ट्रेनिंग मतलब उसको ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस चेक करना, उसका प्रमोशन देना, फिर कंपनसेशन देना मतलब सैलरी देना, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैंने फिर से दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे पास है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। मतलब कि स्टाफिंग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसमें पहला है हमारा रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग। तो देखिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि आपको स्टाफिंग को जानना है कि किस प्रकार से स्टाफिंग किया जाता है, किस प्रकार से नौकरी लगाया जाता है। तो उसके लिए आपको ये तीनों को जानना भी जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट में आते हैं, भर्ती में आते हैं कि नौकरी किस प्रकार से देते हैं, ना। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अट्रैक्टिंग द मोर एंड मोर पर्सन टू द अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपका किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी प्रकार का कंपनी है, और आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपके कंपनी में वैकेंट जॉब है। वैकेंट मतलब खाली जॉब है, मतलब खाली जगह है, जॉब के लिए जगह क्या है, खाली। तो आप रिक्रूटमेंट निकालेंगे, मतलब कि आप बहाली निकालेंगे, आप न्यूज़ में डालेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या आप ऑफिस के बाहर नाम लिख देंगे कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है, जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमारे यहाँ आए। तो ये एक तरह से अट्रैक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ट पर्सन के लिए, मतलब अच्छा वर्कर खोज सकते हैं और अच्छा एम्प्लॉय खोज सकते हैं। तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वैकेंट जॉब के लिए, खाली जॉब के लिए हमारा, तो वो ज़्यादा आएंगे। फिर आते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का वो 2 तरह का है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो सोर्सेस है वो 2 तरह का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। 2 ही तरीका से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो पहला तरह का इंटरनल के बारे में समझते हैं, ठीक ना, कि इंटरनल सोर्सेस क्या होता है। देखिए इंटरनल सोर्सेस में क्या होता है ना, पहला पार्ट इसमें इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर है और दूसरा प्रमोशन है। इंटरनल सोर्सेज मतलब बताते हैं, जैसे समझिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए रिक्रूटमेंट जो होता है, भर्तियाँ जो होती है, जो नौकरियाँ दिया जाता है, वो आपका विद इन द कंपनी दिया जाएगा, मतलब कंपनी के अंदर ही दिया जाएगा लोगों को जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसको हम लोग इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए राम मेरा SBI बैंक है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका झरिया में भी मेरा ब्रांच है
और एक SBI बैंक और है मेरा, धनबाद में भी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो झरिया में राम जो काम करता है ना, राम, उसको मैं धनबाद के ब्रांच में भेज दूँ। तो ये एक तरह का क्या है ना, ट्रांसफ़र है, जिसको हॉरिजेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। जैसे राम को हमने एक जगह से दूसरे जगह भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, मतलब एक ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब एक नौकरी से हटाकर उसको दूसरी नौकरी में ट्रांसफ़र कर दी। तो एक तरह का रिक्रूटमेंट दी, एक तरह का नौकरी दी। इस तरह का नौकरी में उसका सैलरी जो है ना बढ़ता है ना घटता है ना, सब कुछ सेम रहता है, बोनस, PF सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगला फॉर्म है यहाँ पे, दूसरा है आपका, यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा है हमारा प्रमोशन, जो कि वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब राम को अब हम कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो एम्प्लॉय है तो हम उसको सुपरवाइजर बना दे रहे हैं, सुपरवाइजर बना दे रहे हैं, मतलब उसको हायर पोस्ट में भेज रहे हैं, या फिर उसको मैनेजर बना दे रहे हैं, उसको प्रमोशन कर रहे हैं कि उसका काम बहुत अच्छा था। इसको देखकर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रमोशन कर देते हैं। तो जब किसी इंसान का प्रमोशन होता है तो वो हाई लेवल में बढ़ जाता है, मतलब ऊपर की ओर चल जाता है उसका पोस्ट, उसका इनकम बढ़ जाता है। सैलरी अगर 10,000 था तो उसका 30,000 पे सैलरी हो जाता है। तो एक तरह का प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल की ओर होता है, वर्टिकल की ओर होता है, मतलब कि ऊपर की ओर जाता है। और ट्रांसफर में आपका सैलरी बढ़ता नहीं, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल सोर्सेस हैं। चलिए आते हैं एक्सटर्नल सोर्स की ओर, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स जो है ना। चलिए देखते हैं। देखिए एक्सटर्नल सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स जो है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है ना कि कंपनी जो है अपने गेट के बाहर लिख देता है कि हमें लोगों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ जॉब खाली है। तो कंपनी के बाहर ही टेम्पलेट बनाकर या फिर पोस्टर लगाकर इस प्रकार से सभी को बताता है कि हमारे ये जो कंपनी है ना, वहाँ पे जगह जो है खाली है, और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो आके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पे कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटसाइड, मतलब कि अपने गेट के बाहर ही टेम्पलेट या पोस्टर को चिपका देते हैं और बता देते हैं कि हमारे यहाँ जॉब खाली है, आके आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से। दूसरा है कॉजुअल कॉलर। इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी संस्था को 10 लोगों की जरूरत है और उसने रिक्रूटमेंट कर दिया है 100, मतलब वैकेंसी निकाल दिया है 100 लोगों के लिए। 10 का ही जरूरत है पर उसने 100 का वैकेंसी निकाल दिया, मतलब रिक्रूटमेंट कर दिया है। और उसने देखा कि 15 जो लोग हैं उसका सिलेक्शन हो गया है। 15 जो लोग हैं क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, मतलब 15 लोग जो है काम के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो काम हमने उसका सिलेक्शन कर लिया कि 100 में से 15 जो लोग हैं वो बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही अच्छे हैं। बट मुझे तो रखना है 10 ही आदमी, क्योंकि कंपनी में जरूरत कितना है, 10 ही आदमी है। तो 5 जो आदमी है ना उसको हम लोग वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। वेटिंग मतलब कि अभी नहीं, बाद में बुलाते हैं। जैसे फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगा हमको एम्प्लॉय का तो हम इन 5 आदमी को बुला लेंगे। पहले हम लोग सिर्फ 10 आदमी का सिलेक्शन कर लेते हैं जितना हम लोग को जरूरत है, और जो 5 बचा उसको हम लोग वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगा हम उसे बुला लेते हैं। इस तरह से हम उसके कॉजुअल कॉलर कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग है। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए जो किसी बड़ी कंपनी को लेबर का जरूरत है, तो वो क्या करता है, किसी लेबर एजेंसी में, मतलब लेबर एजेंसी में जो लोग लेबर को लाते हैं गांव से, उससे कंसल्ट करता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लेबर एजेंसी में कंसल्ट करता है लेबर के लिए। तो यहाँ से क्या होता है ना, कंपनियां कांटेक्ट करती है लेबर से, और लेबर कांटेक्ट करता है मतलब कि लेबर एजेंसी कांटेक्ट करता है लेबर से, और लेबर को लाता है और कंपनी में लगा देता है। और कंपनी में क्या काम होता है लेबर का, तो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना, माइनिंग साइट में काम करना, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करना। तो इस प्रकार से काम में लगाया जाता है। तो मतलब जो लेबर एजेंसी है उसको उसके बदले में कमीशन मिलता है, जो कि कंपनी देती है उसको, क्योंकि कंपनी को तो लेबर मिल गया और लेबर एजेंसी को लेबर लगाने के बदले कमीशन मिल जाता है। तो इसको लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। अगला जो तरीका है वो मीडिया एडवर्टाइजिंग है, जिसमें मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि कंपनी बताता है मीडिया के द्वारा कि हमारे यहाँ जॉब खाली है, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, या कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर देता है कि कितना जॉब खाली है मीडिया के अंतर्गत, सभी जानते हैं हम लोग। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बिल्कुल ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और एक है प्लेसमेंट एजेंसी। इसके बारे में समझिएगा, ठीक ना। देखिए 2 ऐसी एजेंसी हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जितना भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वो लोग सारा रजिस्ट्रेशन यहाँ करा के रखते हैं क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ये गवर्नमेंट चलाता है संस्था। यहाँ पे जो भी लोग बेरोजगार होते हैं वो लोग जाते हैं यहाँ पे और अपने बताते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग का काम नहीं है। वो अपना नाम लिखवा देते हैं, क्वालिफिकेशन, डाटा सब कुछ दे देते हैं। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट चलाती है।
और एक प्लेसमेंट एजेंसी होता है जहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मतलब अगर मुझे काम चाहिए तो मैं प्लेसमेंट एजेंसी में जाऊँगा, प्लेसमेंट एजेंसी मुझे कंपनी का नाम बताएगा, बदले में मैं प्लेसमेंट एजेंसी को कुछ पैसा दूंगा, कमीशन दूंगा, अब मुझे नौकरी वो दे देगा। तो प्लेसमेंट एजेंसी मतलब क्या, नौकरी लगाने वाला। तो ये प्राइवेट सेक्टर चलाती है। और एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है यहाँ भी नौकरी मिलता है। अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो दो को जो हमारा जो प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट है वो एक लिंक का काम करते हैं। लिंक किसके बीच में, तो वर्कर के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर चाहिए तो ये यहाँ चला जाता है प्लेसमेंट एजेंसी में या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट चलाता है और ये जो है प्राइवेट कंपनी चलाता है। अगर ये यहाँ चला जाता है तो यहाँ जाकर आपको जानते हैं लिंक कौन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्लेसमेंट एजेंसी है। ये लोग का काम क्या है, वर्कर को लेके देना, किसको देना, तो ऑर्गेनाइजेशन को देना। बदले में इसको क्या मिलता है, तो इसको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। अगला है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में मतलब आप समझिएगा, वेब पब्लिशिंग मतलब क्या होता है कि मतलब आपने वेब पब्लिशिंग में जैसे कि नौकरी.com में इस प्रकार से वेब पब्लिशिंग में आप नौकरी.com हो गया या monster.com हो गया या जॉब स्ट्रीक हो गया, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जॉब के बारे में लिख देते कि वैकेंसी हमारे कंपनी में है, तो आप नेट के द्वारा भी बता सकते हैं। इस तरह का .com में आप नौकरी जाके खोज भी सकते हैं। अगला है कैंपस सिलेक्शन। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े कॉलेज में जाती हैं और वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन करता है, मतलब उन बच्चों का चुनाव करता है जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देता है, नौकरियां देती हैं। तो ये कैंपस सिलेक्शन है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉय के अंदर कुछ जो वर्कर काम करते हैं, मालिक उससे पूछता है कि अगर कोई स्टाफ है तो बताओ या कोई एम्प्लॉय है तो बताओ। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी जो काम कर रहा है वो अपने भाई के बारे में, रिश्तेदार के बारे में या दोस्त के बारे में रिकमेंडेशन देता है कि हाँ देखिए श्याम जो है बहुत अच्छा काम करता है, वो इस काम के लिए ठीक रहेगा। तो मतलब कि अंदर से ही लोग को बुलाते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर से। तो वो रिकमेंडेशन होता है, मतलब कि जैसे कि मैं आपका सिफारिश करना है, दैट इज रिकमेंडेशन। तो मैंने किसी को सिफारिश कर दिया और अपने कंपनी में किसी को ला दिया तो वो आपका रिक्रूटमेंट ही कहलाएगा, पर ये आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। उसके बाद हमारा आता है एडवर्टाइजिंग ऑन द टीवी में कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये बहुत ही रिक्रूटमेंट का तरीका है जिसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि कंपनी आउटसाइड ऑफिस में टेम्पलेट पोस्टर बना कर दिखाया जाता है, बता देता है रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में, किस तरह का जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना खाली है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पहला पॉइंट जो हमारा था वही है। कॉजुअल वर्कर कॉलर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। इस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट जो है वो 100 है और नंबर ऑफ जॉब जो है 10 ही है, पर सिलेक्शन जो है 15 का हो गया। 5 जो है वेटिंग लिस्ट में है, जिसको हम लोग कॉजुअल कॉलर कह देंगे, जिसको हम लोग फ्यूचर में बुला लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने यही भी बताया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट चलाता है, प्लेसमेंट एजेंसी जो प्राइवेट कंपनी चलाती है, और ये दोनों का काम है लेबर प्रोवाइड करना, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये एक लिंक के जैसे काम करता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिसके बीच में इसको कमीशन मिलता है। वेब पब्लिशिंग में आप नौकरी.com में सर्च कर सकते हैं नौकरी के बारे में, monster.com हो गया, जॉब स्ट्रीट हो गया, ठीक ना। अब हमारे पास है सेकंड सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन में हम लोग उन लोगों को खोजते हैं जो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं काम के लिए, तो उनको हम लोग सिलेक्शन करते हैं रिक्रूटमेंट के बाद। मतलब रिक्रूटमेंट होने के बाद हम लोग को सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि हम लोग अच्छे सुटेबल जो हमारा जॉब पोजीशन है उसके लिए सुटेबल पर्सन को खोजें। स्टार्ट वेयर द रिक्रूटमेंट एड, बिल्कुल जब रिक्रूटमेंट एड होता है तब आप सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। और इसको आप नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में मान लीजिए 100 आदमी में आपको 10 को चुनना है तो 90 को आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये रिजेक्शन यहाँ ज़्यादा दिखा जाता है, सिलेक्शन कम दिखा जाता है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उसमें पहला जो प्रोसेस है इसमें यहाँ कहा गया है कि वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आपको एक फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा जिसमें आपका बेसिक नॉलेज को देखा जाएगा। बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, मतलब जब फॉर्म भरोगे तो आपका वो चेक करेगा कि आपका वोकैब्युलरी क्या है, कैसा है, आपका ग्रामर कैसा है, सब कुछ वो चेक कर लेगा। तो ये पहला प्रोसेस है सिलेक्शन का। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, जैसे आपका इंटेलिजेंट टेस्ट करेगा। एप्टीट्यूड मतलब हो गया एबिलिटी टू गेन द न्यू स्किल। एप्टीट्यूड मतलब कि किस प्रकार से आप नया स्किल को सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, वो भी चेक करेगा। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब कि आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका चेहरा दिखेगा, बिल्कुल नहीं। बिहेवियर दिखेगा, रिएक्शन दिखेगा कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो किस प्रकार से आप उसको हैंडल करते हैं। हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, ठीक ना। ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पे आपका पुराना अगर कोई स्किल है या कोई पुराना कोई एक्सपीरियंस है, किस काम में आपको अच्छा लगता है, वो भी आपसे पूछेगा, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड।
वर्कर का करंट स्किल को ही ट्रेड बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब जॉब में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी पूछेगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बिल्कुल यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू भी होगा जिसमें आपका कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो ये सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस है। पहला, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा आपका हो गया यहाँ पे पर्सनालिटी, चौथा हो गया ट्रेड, पांचवा हो गया आपका एम्प्लॉय इंटरव्यू जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ओनर और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ये भी चेक करता है आपका करेक्टर कैसा है, कहीं कोई आपका करेक्टर खराब तो नहीं ना है, जिसके अगर करेक्टर खराब होगा तो कंपनी का नाम भी खराब हो सकता है, इसलिए ये चेक करता है। सिलेक्शन डिसीजन लेता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको फुलफिल कर पाएंगे नहीं पाएंगे, आपका सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेता है। फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। फिर जॉब ऑफर करता है, अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, आप स्वस्थ होते हैं तो बिल्कुल आपको जॉब ऑफर किया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है, काम पे रख लिया जाता है, आपका सैलरी डिसाइड कर लेता है। फिर आते हैं हम लोग, लास्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, बिल्कुल इसे भी हम लोग खत्म कर देते हैं। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। किसी भी जॉब को सिखाना, बताना, इक्विपिंग करना मतलब कि एक्सपीरियंस देना, वो ट्रेनिंग का भाग होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के पूरे ग्रोथ के बारे में बात करें, विकास के बारे में बात करें, तो वो आपका डेवलपमेंट होता है। बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग का, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है और एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिड्यूस लर्निंग टाइम, बिल्कुल अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को अगर जब ट्रेनिंग देता है तो उसको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसका ये चीज़ें रिड्यूस होता है। बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉय को, एप्टीट्यूड मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, लेस कॉस्ट, खर्चा भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नए एम्प्लॉय को रखने में भी खर्चा जो कम होता है। एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग होने के बाद, तो उसको ज़्यादा इनकम होगा, बेटर करियर ऑप्शन है क्योंकि वो काम को सीख लिया, कहीं और भी काम कर सकता है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, काम को सीखने के बाद वो एक्सीडेंट भी कम करेगा, मतलब कि चीज़ों को तोड़ेगा फोड़ेगा या गलती कम करेगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग दो ही तरह का है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब वाइल डूइंग और लर्निंग आप बिफोर डूइंग, मतलब कि आप जब काम कर रहे हैं तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग दो ही तरह का है। ऑन द जॉब मतलब कि काम करते के साथ आपको सिखाया भी जाएगा। इसके अंदर दो चीज़ें हैं ऑन द जॉब में। पहला है टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, इसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आता है, इंटर्नशिप आता है और इंडक्शन और इंटेंशन आता है। पहले हम लोग समझते हैं और हमारा अप्रेंटिसशिप क्या होता है। देखिए अप्रेंटिसशिप को समझते हैं। मान लीजिए किसी अनस्किल्ड पर्सन को स्किल पर्सन बनाना, वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन के अंदर बहुत सारे जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए एक दो और लोग काम करते हैं, तो मेन जो इलेक्ट्रिशियन है उसको सभी ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे सीखने के बाद वो अनस्किल से स्किल हो जाते हैं और स्किल जॉब प्राप्त कर लेते हैं। या कारपेंटर हो गया, जो भी लोग सीख के कुछ काम को जॉब को पाते हैं ना, उसको अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंतर्गत कहा जाता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, जब बड़े बड़े कॉलेज हो गया, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है बच्चों को, और ट्रेनिंग सेंटर होता है कंपनी का, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती है उसको ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखती हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर जो क्या करती है, अगर किसी कंपनी को एम्प्लॉय को जरूरत है तो वो अपने ट्रेनिंग सेंटर को बोलता है कि हमको एम्प्लॉय की जरूरत है, और ट्रेनिंग सेंटर क्या करता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है और वो कैंपस सिलेक्शन करता है, बच्चों को नौकरी देता है और बदले में उसको काम के साथ स्टीपेंड भी देता है। स्टीपेंड का मतलब होता है कुछ पैसा भी देता है ट्रेनिंग के साथ। मतलब कि देखिए ट्रेनिंग सेंटर का काम क्या होता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चों को लाना और काम सिखाना और कुछ पैसा भी देता है काम के बदले, और जब वो पूरा सीख जाता है तो उसको फुल टाइम पैसा देता है। पर जब वो काम में रहता है तो उसको उतना पैसा नहीं देता है, उसको थोड़ा बहुत पैसा देता है, उसको हम लोग स्टीपेंड कहते हैं। ऑफ द जॉब में होता है वेस्टिब्यूल्ड स्कूल होता है। जैसे कि ऑफ द जॉब में क्या होता है, पहले आपको काम सिखाएगा, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर जॉब देंगे, मतलब कि जॉब के साथ आपको काम सिखाया नहीं जाएगा। ये एक प्रकार का डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे अच्छे से मशीन रखा हुआ है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखा हुआ है। यहाँ पे कोई तो एम्प्लॉय जाके तुरंत तो चला नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक और डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग मशीन को रखते हैं और जो भी नया वर्कर होता है हम उसको पहले सिखाते हैं कि कैसे काम करना है। जब वो काम सीख जाता है तभी हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इसको डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि प्रैक्टिस करने का एक जगह जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इक्विपमेंट मतलब मशीन कुछ कैसे चलाना है नहीं चलाना है, पुराना मशीन का से ही सिखाया जाता है, उसको डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। आप इसे बिल्कुल लिखें बढ़िया से और आप अच्छे से तैयारी करें, आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है।
और बिल्कुल आप इसे लिख सकते हैं। आप बिल्कुल बुक को भी बिल्कुल रीडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल रीडिंग करना चाहिए आपको, क्योंकि आप जब तक बुक को रीडिंग नहीं करेंगे आपको अच्छे से पहले पेज क्वेश्चन बना नहीं सकते। सो थैंक यू।